नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजय पाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहता हूं, और वो ये है कि हर रोज़ शाम में 5 बजे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव क्लास आयोजित की जाती है। ये क्लास हर रोज़ होती है। इसमें हम करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट जो आपकी कोई भी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो नोटिस आते हैं उसके ऊपर आपसे डिस्कशन करते हैं। सो प्लीज़ 5 बजे तैयार रहिएगा, इस लाइव क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में हम सिख साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होने के बाद और सिख साम्राज्य का अस्तित्व क्या रहा, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं सिख एम्पायर या सिख साम्राज्य की, तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि सिखों के अंतिम गुरु रहे हैं गुरु गोविंद सिंह। 1708 में नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर एक पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है, और गुरु गोविंद सिंह की डेथ होने के बाद गुरु के पद को समाप्त कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे जिनका नाम था लक्ष्मण दास। अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मण दास ये कौन थे? ये गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। ये गुरु गोविंद सिंह के क्या थे? शिष्य थे। अगर मैं बात करूं लक्ष्मण दास, ये जन्म से राजपूत थे, लेकिन जैसे ही ये गुरु गोविंद सिंह के प्रभाव में आए, इन्होंने सिख धर्म को अपना लिया और इन्होंने अपना नाम लक्ष्मण दास से बदलकर क्या कर लिया? बंदा बहादुर कर लिया। तो आप हिस्ट्री में बंदा बहादुर के बारे में पढ़ोगे तो याद रखिएगा, बंदा बहादुर का ही जो नाम था वो लक्ष्मण दास रहा है। बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद और सिखों को एकजुट करने में लग जाते हैं। उनका मकसद था कि पंजाब में एक नई सिख साम्राज्य की स्थापना करना। अगर मैं बात करूं बंदा बहादुर की, तो बंदा बहादुर ने लोहगढ़ जो कि आपका यमुनानगर से आगे हिमाचल प्रदेश में है आपका, इस लोहगढ़ को इसने अपनी कैपिटल या क्या बनाया? राजधानी बनाया। इसके साथ साथ बंदा बहादुर ने सोनीपत में एक जगह है जिस जगह का नाम है शिहरी खांडा को अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया। यहाँ से वो अपनी मिलिट्री को ऑपरेट करता था, लेकिन याद रखिएगा कि उसकी कैपिटल का नाम क्या था? लोहगढ़। पर्पस क्या था? पर्पस एक ही रहा है बंदा बहादुर का, और वो याद रहा है क्या? कि पंजाब में एक नए सिख एम्पायर, एक नए सिख साम्राज्य की स्थापना करना। और इस सिख साम्राज्य की स्थापना करने के लिए वर्चस्व की लड़ाई उसने किसके साथ लड़ी? मुगलों के साथ। इसने बहुत ही बड़ी संख्या में मुगलों की और उनकी सेनाओं को हराया और उनकी हत्या की। अगर मैं बात करूं बंदा बहादुर की, तो आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में एक जगह है शाहदरा, और शाहदरा में एक फेमस जगह है जिसको कतलगढ़ी कहा जाता है। शाहदरा की जगह को कतलगढ़ी या कतलगढ़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर बंदा बहादुर ने बहुत बड़ी मात्रा में मुगलों की सेना के साथ मार काट की थी, और ये इस जगह आने वाले समय में कतलगढ़ या कतलगढ़ी के नाम से क्या हो गई? फेमस। बहुत ही ज़्यादा परेशान थे मुगल बंदा बहादुर को लेकर। और आप याद रखिएगा कि कई किताबों में बंदा बहादुर को सिखों का 11वां गुरु भी कहा गया है। तो ये उनको उपमा दी गई है, वास्तव में वो सिखों के 11वें गुरु नहीं थे। अगर मैं बात करूं बंदा बहादुर की, तो बंदा बहादुर लोहा ले रहे थे मुगलों से, और इसी कड़ी में 1716 में मुगलों के जो राजा थे, जो उस समय थे हमारे कौन? फारूक शियार ऑर्डर दे देता है अपने वजीर को कि हत्या कर दी जाए किसकी? बंदा बहादुर की। और अगर मैं बात करूं बंदा बहादुर की, तो एक जगह है आपका पंजाब में जिस जगह का नाम है नांगड़ में, और 1716 में बंदा बहादुर की क्या कर दी गई? हत्या।
इसी के साथ और बंदा बहादुर का कॉन्सेप्ट यहीं पर क्या होता है, खत्म। आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास था, राजपूत था। गुरु गोविंद सिंह के संपर्क में आने से सिख धर्म को अपनाया और नाम चेंज करके बंदा बहादुर किया। अपना कैपिटल लोहगढ़ बनाई और अपना हेडक्वार्टर बनाया शिहरी खांडा, जो कि सोनीपत के पास है। इनकी एक ही उद्देश्य था कि पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना हो। शाहदरा को कतलगढ़ी इसीलिए कहा गया क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में मुगलों को मारा था इन्होंने, और 1716 में फर्रुखशियार द्वारा इनकी नांगल में हत्या करवा दी गई। आप लिख सकते हैं इसे एक बार। ठीक है, चलिए। बंदा बहादुर की मृत्यु होने के बाद क्या होता है, बंदा बहादुर की मृत्यु होने के बाद जो सिख साम्राज्य है वो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है। अगर मैं बात करूं कि जो छोटे छोटे हिस्से थे सिख साम्राज्य के, वो इंडिपेंडेंट रूलर थे। ये छोटे छोटे हिस्सों में बट गया सिख साम्राज्य। याद रखिएगा, किसकी डेथ होने के बाद, बंदा बहादुर की डेथ होने के बाद। अब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि किस तरीके से इन छोटे छोटे सिख साम्राज्य को एकजुट किया जा सके, और इनको एकजुट किया किसने, कपूर सिंह। कपूर सिंह के नेतृत्व में इन सभी छोटे छोटे दलों को और विलय किया गया किसमें, खालसा। याद रखिएगा, इसके समय छोटे छोटे जो सिख साम्राज्य के जो दल बने थे उन दलों का विलय किसमें कर दिया गया, खालसा। और एक तरीके से इनको यूनाइट करके एक एकता या पावर के रूप में रखा गया ताकि ये सभी इंडिपेंडेंट ना होकर के एक साथ रहें। और इन छोटे राज्यों का, छोटे छोटे सिख राज्यों का दल ही क्या कहलाया, खालसा। याद रखिएगा, जो खालसा था उसका जो लीडर या जो नेतृत्व था, उसका नेतृत्व जस्सू सिंह आहलूवालिया ने किया। याद रखिएगा, इसका नेतृत्व किसने किया, जस्सू सिंह आहलूवालिया ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। ये बहुत बड़ा दल था खालसा, क्योंकि इसमें काफी छोटे छोटे सिख साम्राज्यों को मिलाया गया था। जस्सू सिंह आहलूवालिया ने आगे चल कर के जो आपका खालसा था, खालसा को 12 मिसल या मिसलों में क्या कर दिया, बांट दिया। मिसल का मतलब होता था छोटे छोटे समूह, और मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है एक समान। इसका मतलब है कि जो 12 खालसा से निकल कर के अलग अलग ग्रुप बने, इन 12 के 12 ग्रुपों की पावर एक दूसरे के क्या थी, बराबर। हाँ, इन 12 मिसलों का काम था कि अलग अलग हिस्से में और सिख धर्म का क्या करना, प्रचार प्रसार करना। और अगर मैं बात करूं इन 12 मिसलों की, तो इन 12 मिसलों में से ही एक जो हमारी मिसल थी उसका नाम था सुकर चकिया। सुकर चकिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसल रही है सुकर चकिया, इसलिए इनको 12 मिसलों में इसको सबसे इंपॉर्टेंट मिसल कहा गया है। क्योंकि जो सुकर चरिया मिसल थी इसके हेड थे कौन, चतर सिंह। इसके हेड या जो इसके मुखिया थे वो कौन रहे हैं, चतर सिंह। और चतर सिंह के ही पोते हिस्ट्री में आगे चल कर के महाराजा रणजीत सिंह के नाम से क्या हुए, फेमस हुए। तो याद रखिएगा, कपूर सिंह ने इन छोटे छोटे सिख साम्राज्यों को खालसा में विलय किया। खालसा का नेतृत्व जस्सू सिंह आहलूवालिया ने किया। खालसा को उन्होंने 12 मिसलों में बांट दिया, और इसी मिसल में से एक मिसल रही है सुकर चकिया मिसल, जिसके हेड कौन थे, चतर सिंह। यहां तक नोट कीजिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं तो सुकर चकिया जो मिसल है उसके जो नेता रहे हमारे चरत सिंह, उसी के पोते हिस्ट्री में फेमस हुए किसके नाम से, महाराजा रणजीत सिंह। देखिएगा, अगर मैं बात करूं महाराजा रणजीत सिंह की, तो महाराजा रणजीत सिंह 1798 में सिख साम्राज्य के नए क्या बने, राजा बने। और इन्होंने अपनी कैपिटल या अपनी राजधानी
क्या बनाई? लाहौर। याद रखिएगा उस समय आज के टाइम में जो पाकिस्तान का पंजाब है वो भी इसी पंजाब का एक हिस्सा था। तो ये पंजाब का क्षेत्र बहुत ही बड़ा था और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कैपिटल या राजधानी क्या बनाई? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह को इतिहास में सिख साम्राज्य का शेर भी कहा जाता है। याद रखिएगा इन्हें सिख साम्राज्य का क्या कहा जाता है? शेर भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं महाराजा रणजीत सिंह की, तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में जो चार्ल्स मेटकॉफ जो उस समय के भारत के और गवर्नर जनरल थे, इन्होंने चार्ल्स मेटकॉफ के साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर या लाहौर की संधि की और इस संधि के अनुरूप लाहौर का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाराजा रणजीत सिंह को देना पड़ गया था। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन इस समय तक भी संपूर्ण रूप से और पूरी तरीके से सिख साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं गया था। अगर मैं बात करूं महाराजा रणजीत सिंह, तो 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा इनकी ये प्राकृतिक मृत्यु थी और जैसे ही इस सिख साम्राज्य के शेर की मृत्यु होती है तो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे महाराजा दिलीप सिंह को सिख साम्राज्य का अगला क्या बनाया जाता है? राजा। एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि सिख साम्राज्य में 10 ही गुरु हुए हैं और सिख साम्राज्य के 2 ही राजा हुए हैं, एक महाराजा रणजीत सिंह और दूसरे महाराजा कौन? दिलीप सिंह। बार बार क्वेश्चन आता है कि महाराजा रणजीत सिंह की कैपिटल क्या थी, तो याद रखिएगा लाहौर। और चार्ल्स मेटकॉफ के साथ इन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर की थी। कब? 1809 में। और 1839 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। महाराजा रणजीत सिंह ही पहली बार ईरान से कोहिनूर हीरे को दोबारा भारत लेकर के आए थे। कोहिनूर की पूरी हिस्ट्री हम एक क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा इस टाइम पीरियड तक आते आते जो कोहिनूर हीरा था वो महाराजा रणजीत सिंह के पास था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के साथ ही नए राजा बनाए जाते हैं। कौन? महाराजा दिलीप सिंह। याद रखिएगा महाराजा दिलीप सिंह। अगर मैं बात करूं महाराजा दिलीप सिंह की, तो महाराजा दिलीप सिंह 1839 से लेकर के 1849 तक सिख साम्राज्य के राजा रहे हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इतिहास का जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, इतिहास का जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो किसके समय में हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, तो इतिहास का जो पहला एंग्लो सिख युद्ध था वो 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भाग लिया था हेस्टिंग्स ने। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि सिखों की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, तो सिखों की तरफ से पार्टिसिपेट किया था महाराजा दिलीप सिंह ने इस युद्ध में। और महाराजा दिलीप सिंह की हार होती है और इसी हार के साथ जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था वो ट्रीटी ऑफ लाहौर या लाहौर की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। और लाहौर की संधि क्या थी? इस संधि के तहत लाहौर और इसके आसपास का जो पंजाब का रीजन था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फौज को तैनात कर दिया। उसे तैनात इसलिए किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा दिलीप सिंह को संरक्षण दे रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। पर्दे के पीछे से और पूरे के पूरे लाहौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया था और सिख साम्राज्य ऑलमोस्ट घट करके इस युद्ध के बाद आधा हो गया था। इसे इतिहास में पहला सिख युद्ध भी कहा जाता है। एंग्लो का मतलब यहाँ पे अंग्रेज है, इसीलिए मैंने इसको एंग्लो सिख वॉर कहा। आप यहाँ तक नोट करिएगा, फिर हम आगे चलते हैं।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, तो महाराजा दिलीप सिंह जो थे, इनकी माता का नाम, इनकी जो माता रही है, जो रणजीत सिंह की पत्नी रही है, उनका नाम महारानी जिंदा कौर था। महारानी जिंदा कौर। महारानी जिंदा कौर को 48,000 रुपये सालाना एनवरी की पेंशन दे दी गई। कब? 1847 में। और पेंशन दे करके उन्हें शेखपुरा भेज दिया गया। उन्हें पूरी तरीके से महाराजा दिलीप सिंह उनके बेटे से अलग कर दिया गया और यहीं शेखपुरा में महारानी जिंदा कौर की क्या हो गई? मृत्यु। तो बेसिकली यहाँ माँ को बेटे से अलग कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और इनकी माता का नाम क्या रहा है? जिंदा कौर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि फैमिली को अलग करके और कंपाइल किया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है महाराजा दिलीप सिंह को कि वो अपने साम्राज्य को सिख साम्राज्य में क्या कर दे? शामिल कर दे। और ऐसा हुआ भी। आप एक बार यहाँ तक नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, तो इतिहास का जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध है, इसमें सिखों की तरफ से नेतृत्व उनके सेनापति शेर सिंह ने किया था। जबकि अगर मैं बात करूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व उस समय कैप्टन गफ ने किया था। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो आपके कौन थे? डलहौजी। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर को इतिहास का अंतिम सिख युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिख युद्ध के बाद इतिहास का और कोई सिख युद्ध नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में और सिख एम्पायर या सिख साम्राज्य की हार होती है और 29 मार्च 1849 को जो युद्ध था वो खत्म होता है। इसे इतिहास में चिलियान वाला का युद्ध भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, चिलियान वाला के युद्ध को ही सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी कहा गया है। और जैसे ही इस युद्ध में महाराजा दिलीप सिंह के सेनापति शेर सिंह की हार होती है, गवर्नर जनरल डलहौजी उसी दिन ये डिक्लेयर कर देते हैं कि सिख साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में क्या किया जाएगा? शामिल। ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में सिख साम्राज्य को शामिल कर लिया गया। इसके साथ साथ महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पौंड सालाना की क्या दे दी गई? पेंशन। और इसी पेंशन को देकर के उनको कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड। और जब इस सिख युद्ध में महाराजा दिलीप सिंह की हार हुई तो पोजेशन के रूप में उनसे प्राप्त किया डलहौजी ने कौन सा हीरा? कोहिनूर। और इसी के साथ कोहिनूर हीरे को डलहौजी ने इंग्लैंड में क्राउन या इंग्लैंड की जो रानी थी, महारानी थी इस समय, उसे सौंप दिया। और इस तरीके से ये हीरा कहाँ पहुँच जाता है? इंग्लैंड। और आज भी वो हीरा कहाँ पर है आपका? इंग्लैंड में ही है। तो इसी के साथ सिख एम्पायर की समाप्ति होती है। आई होप को आपकी आज को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ हर रोज़ शाम के 5 बजे लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।